ठीक है बेटा। देखो, आज हम बात करेंगे सेलों के समांतर क्रम संयोजन के बारे में। सेलों का समांतर क्रम संयोजन। देखिए, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में हमने कैसे पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि देखिए किस तरह से कर देते हैं कि आपके पास में दो सेल है, आपको उसे किस तरह से जोड़ना है। अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहते हैं तो किस तरह से जोड़ेंगे कि जो पहला वाला सेल है उसका धनात्मक सिरा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ना होगा और पहले सेल का ऋणात्मक दूसरे सेल के धनात्मक से जोड़ना होगा। लेकिन जब अपन बात करते हैं सेलों के समांतर क्रम संयोजन की, तो यहां पर आपको दोनों सेलों के धनात्मक सिरों को एक बिंदु से और दोनों सेलों के ऋणात्मक सिरों को दूसरे बिंदु से जोड़ना होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या करते थे, इस तरह का सर्किट बनाते थे। श्रेणी क्रम संयोजन में यहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है और यहाँ पर एक और बैटरी लगा रखी है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से इसको जोड़ा जाता था। मतलब क्या कह रहे हैं, धनात्मक सिरे को किससे जोड़ रहे हैं, ऋणात्मक सिरे से, और ऋणात्मक सिरे को किससे जोड़ रहे हैं, धनात्मक सिरे से। तभी तो धारा प्रवाहित होगी। धारा भी किस तरह से प्रवाहित होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ प्रवाहित होती है। जब सेल क्या कहते हैं अनावेशित कंडीशन में होता है, डिस्चार्ज कंडीशन में होगा, तो धारा किस तरह से प्रवाहित होगी, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ। ये धनात्मक से धारा जा रही है, इधर से होते हुए ऋणात्मक की तरफ जाएगी, फिर वापस देखिए धनात्मक से निकल रही है और ऋणात्मक की तरफ। इस तरह से धारा प्रवाहित होती है सेलों के श्रेणी क्रम के लिए। हम बात कर रहे हैं सेलों के समांतर क्रम संयोजन की, तो समांतर क्रम के लिए क्या होता है, समांतर क्रम के लिए इस तरह का परिपथ होगा आपके पास में। बैटरी लगा रखी है आपने, ये इसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है। एक और बैटरी लगाई है आपने, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध है, इस तरह से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक सेकेंड, साथ में नहीं है। तो समांतर क्रम संयोजन में आपको क्या करना है इसमें कि बैटरी के धनात्मक सिरों को एक सिरे से और ऋणात्मक सिरों को दूसरे सिरे से जोड़ना है। यहाँ पर देखिए दोनों बैटरियां हैं, दोनों सेल है, प्रत्येक सेल के जो धनात्मक सिरे हैं, ये इसका धनात्मक हो गया, ये इसका ऋणात्मक। बड़ी वाली डंडी क्या कहलाती है, धनात्मक, और छोटी वाली डंडी क्या कहलाती है, ऋणात्मक होती है। यहाँ पर धनात्मक, ये ऋणात्मक सिरा, तो दोनों धनात्मक सिरों को एक हिस्से से, एक बिंदु से जोड़ दिया हमने, और दोनों ऋणात्मक सिरे, इन दोनों को क्या करेंगे हम, एक बिंदु से जोड़ेंगे। हमेशा आप जब भी श्रेणी क्रम की बात करते हो या फिर समांतर क्रम की बात करते हो, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि धारा की दिशा हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ। तो आपको सर्किट कुछ इस प्रकार से बनाना है कि धारा हमेशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की तरफ ही प्रवाहित हो। यहाँ पर भी आप देखिए धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाएगी, ये धनात्मक से धारा इधर से भी धनात्मक से निकलेगी और घूम के वापस ऋणात्मक की तरफ जाएगी, ठीक है। ये परिपथ कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर एक और प्रतिरोध लगा दिया हमने, इसको हम बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध, जिसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है, बाह्य प्रतिरोध लगा दिया। तो देखिए धारा की दिशा किस तरफ होगी, धारा इस तरह से जाएगी, धनात्मक से निकलेगी और ये दोनों धाराएं आगे जाके मिल जाएगी यहाँ पर, फिर इस तरह से यहाँ तक पहुंचेगी और यहाँ पर ये दोनों, ये वापस धारा डिवाइड हो जाएगी दो भागों में। तो धारा की दिशा क्या है, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ, तो ये हमारा परिपथ सही है। अगर धनात्मक से धनात्मक की तरफ आ रही है या ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ, ऋणात्मक से ऋणात्मक की तरफ आ रही है, तो धारा सही नहीं है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए यहाँ पर धारा की दिशा क्या होगी, धारा का मान कितना है, आई होता है। एक और चीज है, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर धारा का मान फिक्स रहता है, धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन किसके अंदर होता है, विभव के मान में परिवर्तन होता है। प्रत्येक सेल के लिए विभव का मान अलग अलग होगा। इस सेल के लिए विभव का मान V1 कहलाता था, इसके लिए V2 कहलाता था। लेकिन जब अपन बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की, तो समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान फिक्स नहीं होता, धारा का मान अलग अलग होता है। देखिए धारा यहाँ से आएगी और यहाँ पर इसको दो मार्ग मिल गए, तो दोनों मार्गों में ये डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर होगी I1 धारा प्रवाहित, यहाँ पर होगी I2 धारा प्रवाहित। प्रथम सेल के लिए ये पहला सेल है और ये दूसरा सेल, तो इसके लिए I1 धारा प्रवाहित होगी, इसके लिए I2 धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, I1, और इधर भी क्या आएगी,
I2, इधर भी I1 I2, और ये देखिए दोनों I1 और I2 ये दोनों मिलकर आगे क्या बनाएगी, वापस I बना देगी, वापस I प्रवाहित होगी। इस प्रकार से परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, सबसे पहले पहले सेल की बात करते हैं, तो पहले सेल के लिए विद्युत वाहक बल क्या होगा, E1। पहले सेल के लिए विद्युत वाहक बल को हमने किससे प्रदर्शित किया है, E1 से। और पहले सेल के लिए जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको हमने स्मॉल r से प्रदर्शित किया, स्मॉल r1। दूसरे सेल की बात करते हैं, दूसरे सेल के लिए विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, स्मॉल r2। इस तरह का हमारा श्रेणी क्रम का परिपथ, समांतर क्रम का परिपथ होगा। ठीक है, ये श्रेणी क्रम का परिपथ है, इसको आपको अभी ध्यान नहीं देना है, इस समांतर क्रम परिपथ की बात करें। और यहाँ पर विभव का मान समान रहेगा, क्योंकि आपने जैसे मान लिया बिंदु ए और बिंदु बी कोई दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान समान होगा, अर्थात प्रत्येक सेल के लिए जो विभव का मान है, इस सेल के लिए विभव का मान मैंने मान लिया कितना है, V1 विभव है, इसके लिए विभव कितना है, V2 विभव है। तो देखिए बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में विभव का मान समान है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेलों के लिए विभव का मान क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर क्या आएगी, V1 बराबर होगा V2 बराबर होगा V के। पहली कंडीशन तो हमारी ये आएगी। ठीक है, विभव की बात कर ली हमने। इसके बाद इसकी दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान फिक्स रहता था, लेकिन विभव का मान अलग अलग होता था। समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, धारा का मान अलग अलग होगा। धारा देखिए दोनों सेलों के लिए अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही है। पहले सेल के लिए I1 धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरे सेल के लिए I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो दोनों सेलों के लिए धारा का मान क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के। दूसरा समीकरण क्या आएगा, I बराबर होगा हमारे पास में I1 प्लस I2, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वहां पर आ रहा था V बराबर आ रहा था V1 प्लस V2। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर इस समीकरण की सहायता से हमें विद्युत वाहक बल निकालना है, तुल्य विद्युत वाहक बल निकालना है और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं डिस्चार्ज कंडीशन के लिए हमारे पास में समीकरण क्या होता है, सेलों के अनावेशन का समीकरण क्या होता है, अनावेशन का समीकरण, सेलों के अनावेशन का समीकरण क्या होता है, V बराबर E माइनस आई स्मॉल r, सेलों के अनावेशन का समीकरण। इसको ले लिया हमने समीकरण 3। अगर अपन प्रथम सेल की, पहले सेल की बात करते हैं, तो पहले सेल के लिए अनावेशन का समीकरण क्या निकलेगा, पहले सेल की बात कर रहे हैं तो पहले सेल के लिए क्या निकलेगा, प्रथम सेल के लिए देखिए पहले सेल का विभव का मान V1 है, लेकिन यहाँ पर हमने कहा है कि विभव V1 V2 बराबर है V के, तो हम यहाँ पर V1 लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधा यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, V लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही इसको विभव को V के बराबर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर V बराबर क्या आएगा, पहले सेल के लिए विद्युत वाहक बल का मान क्या है, E1 है, तो यहाँ पर हमने E1 लिख लिया, माइनस का माइनस, पहले सेल के लिए धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I1 धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I1। पहले सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना है, स्मॉल r1, तो स्मॉल r1 आ जाएगा। ये आ गया पहले सेल के लिए अनावेशन का समीकरण। अनावेशन मतलब क्या हो गया, डिस्चार्ज कंडीशन में, डिस्चार्जिंग कंडीशन में। ठीक है, अगर अपन दूसरे सेल की बात करते हैं, दूसरे सेल के लिए हमने देखिए V1 बराबर V2 बराबर V के बराबर कर दिया, अर्थात V2 का मान किसके बराबर है, V के बराबर है, तो V2 को सीधा हमने क्या लिख लिया, V के बराबर लिख लिया। यहाँ पर E विद्युत वाहक बल, दूसरे सेल के लिए विद्युत वाहक बल का मान कितना है, E2 है, तो दूसरे सेल के लिए विद्युत वाहक बल कितना लिख लिया हमने, E2 लिख लिया, माइनस का माइनस। दूसरे सेल के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर I2 धारा प्रवाहित होगी। दूसरे सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना है, R2 है, तो R2 आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा। ये आ गया हमारे समीकरण 5। इस तरह से हमारे पास में कुछ समीकरण आए हैं, तो अब हमें क्या करना है, अच्छा एक और ओम के नियम से, एक सेकंड, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब देखिए समीकरण 2 के अंदर हमें समीकरण 4 और 5 का मान रखना पड़ेगा। तो अब समीकरण 4 और 5 का मान समीकरण 2 के अंदर कैसे रखेंगे, हमें I1 और I2 का मान समीकरण
4 और 5 से निकालना होगा, तभी हम मान रख सकते हैं इसके अंदर। तो हम सबसे पहले समीकरण 4 की बात करते हैं। समीकरण 4 से हम I1 का मान निकालेंगे। समीकरण 4 से I1 का मान, देखिए समीकरण 4 क्या है, V बराबर E1 माइनस I1 स्मॉल R1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, I1 स्मॉल R1 को एक इधर ले जाते हैं और V को इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो I1 क्या स्मॉल R1 क्या हो जाएगा, धनात्मक, इसको इधर पक्षांतर कर दिया, और ये धनात्मक का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो E1 माइनस V हो जाएगा। अब देखिए I1 निकालना है हमें, तो I1 बराबर क्या आएगा, इसके I1 के गुणा में क्या है, R1 आ रहा है, तो R1 को इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। तो E1 माइनस V अपॉन R1, ये आ गया हमारे पास में समीकरण 6। इसी प्रकार से दूसरे सेल से हमें I2 का मान निकालना है, क्योंकि हम I1 और I2 का मान रखेंगे समीकरण 2 के अंदर, तभी तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो दूसरे सेल से हम I2 का मान निकालेंगे। दूसरा सेल क्या है, V बराबर E2 माइनस I2 R2। यहाँ पर I2 R2 को इस तरफ भेजेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋणात्मक है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। तो धनात्मक I2 R2 बराबर, ये V क्या है, धनात्मक है, इधर जाके किसमें हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो E2 तो यूं का यूं रहेगा, माइनस का V। तो I2 बराबर क्या आ जाएगा, I2 के गुणा में क्या है, R2, तो R2 ये गुणा में है, इधर जाके किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो E2 माइनस V अपॉन R2, ये आ गया हमारे पास में समीकरण 7। तो अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 के अंदर समीकरण 6 और 7 के मान रखने हैं। समीकरण 2 के अंदर 6 और 7 के मान रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या था हमारे पास में, I बराबर I1 प्लस I2। I1 का मान कितना है, E1 माइनस V अपॉन R1। ठीक है, और I2 का मान कितना है, E2 माइनस V अपॉन R2। ये दोनों मान हमने समीकरण 2 के अंदर रख दिए। अब देखो, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, E1 माइनस V अपॉन R1। मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, कि E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1। E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 भी तो लिखा जा सकता है, इसी फॉर्मूले को, प्लस का प्लस। इसको भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, E2 माइनस V अपॉन R2, तो इसे लिख सकता हूँ E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जो विद्युत वाहक बल वाले हैं ना, उनको पास में ले जाते हैं और साइड में ले जाते हैं, और ये V अपॉन R1 वाले हैं, ये V अपॉन R2 है, इसको एक साइड में ले जाते हैं। ठीक है, इसको मैंने क्या किया कि E1 अपॉन R1 इधर ले लिया, और पास में क्या लिख लिया, इसके प्लस E2 अपॉन R2 लिख लिया, प्लस E2 अपॉन R2 लिख लिया। ठीक है, और माइनस V अपॉन R1, और इसके वापस पास में लिख लिया V माइनस का V अपॉन R2, और ये किसके बराबर था, I के बराबर था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस पूरे पद को सॉल्व करेंगे, इस पद को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या ले लेंगे, इसका लसअप ले लेंगे, R1 का गुणा R2 से कर देंगे, R1 गुणा R2। अब देखिए R1 R2 का यहाँ पर भाग देंगे तो R1 से R1 कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा हमारे पास में R2, तो R2 का ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा E1 R2 प्लस का प्लस। यहाँ पर R1 R2 का भाग देंगे R2 से, तो R2 से R2 कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा हमारे पास में R1, तो R1 का गुणा कर देंगे हम E2 से, तो E2 R1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस पद में हम क्या कर रहे हैं, माइनस ले लेंगे कॉमन, क्योंकि इसके पास में माइनस है, इसके पास में माइनस है। इसके साथ में यहाँ पर भी V है और यहाँ पर भी V है, और हम V भी क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। माइनस का V हमने ले लिया कॉमन, पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। I बराबर आ जाएगा ये समीकरण। इसको भी मैं पुस्तक में लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए V कोष्टक में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 है, इसे मैं पक्षांतर करके इस तरफ ले जाता हूँ, और ये I है, इसे पक्षांतर करके इस तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखिए ये ऋणात्मक है, पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो V कोष्टक में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 बराबर, ये यूं का यूं लिख लिया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। ये इधर प्लस में था, इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का I आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, V कोष्टक में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, R1 R2, और R1 R2 का इधर भाग देंगे तो R1 से R1 कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा R2, R2 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा R2।
प्लस का प्लस, R2 का भाग देंगे इसमें तो क्या होगा, R2 से R2 कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा R1, R1 का गुणा करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा R1 आ जाएगा, बराबर क्या होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस का I। ये हमारे पास में समीकरण आ गया। V के जो गुणा में जो राशि दे रखी थी उसको अपन ने भाग में ले ली, ठीक है। अब देखिए बट्टे में जो राशि है इसको आप ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1 लिखो या R1 प्लस R2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस यहाँ पर देखिए बट्टे में राशि है इसको गुणा में ले जाएंगे तो क्या होगा I गुणा में आ जाएगा और R1 R2 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या रहेगा R2 प्लस R1। यहाँ पर देखिए R1 R2 से R1 R2 कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा हमारे पास में E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 या फिर R2 प्लस R1 है ना, ये माइनस का माइनस I R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1, ये आ जाएगा V के बराबर। अब आपको ध्यान में रखना है चीज कि यदि सेलों के संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। अगर आपको दे रखा है तुल्य तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है ना, आंतरिक प्रतिरोध है तो स्मॉल r इक्विवेलेंट है, ठीक है, हो तो टर्मिनल वोल्टेज हो तो ये आ गई तुम्हारे समीकरण 60, ठीक है। तो हो तो टर्मिनल वोल्टता क्या आएगी, अगर आपको विद्युत वाहक बल दे रखा है E इक्विवेलेंट, आंतरिक प्रतिरोध तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है R इक्विवेलेंट, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या आ जाएगा V बराबर E इक्विवेलेंट माइनस I और R इक्विवेलेंट, यही तो आएगा हमारे पास में समीकरण 8। अब आपको क्या करना है समीकरण 7 और समीकरण 8 की तुलना कीजिए, तो देखिए यहाँ पर V है यहाँ पर भी V है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर देखिए E इक्विवेलेंट किसके बराबर है, इस पूरे पद के बराबर है, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं E इक्विवेलेंट को बराबर कर सकते हैं, अतः E इक्विवेलेंट को किसके बराबर करेंगे हम, इस पूरे पद को E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इसके बराबर कर देंगे, और यहाँ पर देखिए I है यहाँ पर भी I है, माइनस माइनस इधर भी है, ये R इक्विवेलेंट किसके बराबर है, इस पूरे पद के बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या एक सेकंड में लिख देता हूं, तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन R इक्विवेलेंट की जगह लिखेंगे R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1, ये आ जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट, और E इक्विवेलेंट क्या आया था हमारे पास में E इक्विवेलेंट बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो हमारे पास में लास्ट में रिजल्ट क्या आ रहा है R इक्विवेलेंट आ जाएगा बस, तो सर्किट का क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट, एक बार सर्किट दिखा देते हैं आपको, सर्किट मिल गया, ये था हमारा सर्किट, ठीक है। इस सर्किट देखिए यहाँ पर इस सर्किट के अंदर जो R इक्विवेलेंट आएगा आपका, एक तो आएगा तुल्य विद्युत वाहक बल, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर आपने जैसे 2 बैटरी लगाई है तो 2 बैटरी के लिए तुल्य विद्युत वाहक बल आया है, अगर आप चाहो तो 2 से ज्यादा बैटरी लगाओगे तो उसके लिए भी तुल्य विद्युत वाहक बल अलग अलग आएगा, ठीक है, अधिक 2 से ज्यादा बैटरी लगाओगे तो उसके लिए अलग हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पर देखिए 2 आंतरिक प्रतिरोध है तो दोनों आंतरिक प्रतिरोधों के लिए तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आ गया आपके, ठीक है। इस प्रकार से सेलों के समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोधों को निकाला जाता है। इसी के साथ में आपके सेलों का समांतर क्रम संयोजन खत्म हो गया, ठीक है। अब आपके इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे अपन, जिसका नाम है
विद्युत ऊर्जा, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना इस चीज को। जैसे मान लिया कि कोई सेल है आपके पास में, इस सेल को आपने एक प्रतिरोध से जोड़ दिया, आपने एक प्रतिरोध से इस सेल को जोड़ रखा है, ठीक है, प्लस टर्मिनल इसका, माइनस टर्मिनल, V वोल्ट का सेल है और ये R प्रतिरोध है। इस R प्रतिरोध से आपने V वोल्ट के सेल को जोड़ दिया। तो यहाँ पर परिपथ किस प्रकार से होता है, देखिए सेल किस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ पर क्या होता है, धारा किस तरह से बहेगी, धारा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की तरफ बहती है। धारा यहाँ से गमन करना स्टार्ट करेगी, आई धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, और ये यहाँ तक पहुंच जाएगी, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ गमन करती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन है वो ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की तरफ गमन करते हैं। हम जानते हैं कि धारा की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि धारा जिस दिशा में गमन कर रही है, इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में गमन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की गति किस तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गमन करेंगे, धनात्मक से ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जब गमन करता है तो ये प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध धारा के मान को नियंत्रित करता है, धारा के मान को कम करता है। प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मान में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन गति करेगा, बीच में प्रतिरोध क्या करते हैं, प्रतिरोध वास्तविकता में क्या है, प्रतिरोध में बहुत सारे जो अणु और परमाणु हैं ये बहुत पास पास में उपस्थित होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इन परमाणुओं से टक्कर करेगा। टक्कर करने के कारण इलेक्ट्रॉन के वेग के मान में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का वेग कम होने के कारण क्या होगा, धारा का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इस कंडीशन में देखिए, जैसे मान लिया इस इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था। टक्कर करने के बाद में इसका वेग कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग हो गया। मतलब इसके वेग के मान में 30 मीटर प्रति सेकंड कमी आ गई, है ना। इसका वेग कितना हो गया, 30 मीटर प्रति सेकंड कम हो गया। अब बैटरी क्या करती है, बैटरी कार्य करती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। इसकी बैटरी क्या करेगी, कार्य करेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और कार्य करके इसका वेग वापस 50 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचाएगी। और 50 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचाने के लिए बैटरी को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देनी पड़ेगी। और जो ऊर्जा बैटरी इलेक्ट्रॉन को देती है वह ऊर्जा ही क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। प्रतिरोध के कारण धारा के मान में जो बाधा उत्पन्न होता है, बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के वेग के मान में कमी उत्पन्न होती है। तो सेल क्या करता है, सेल इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जितना उसको वेग चाहिए उतना वेग वो वापस अचीव कर लेता है, वापस प्राप्त कर लेता है, ठीक है, और उस वेग से वापस गति करना स्टार्ट करता है। तो बैटरी क्या कर रही है, उस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे रही है, और जो ऊर्जा दी जाती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है, हमारी विद्युत ऊर्जा कहलाती है। आई बात समझ में। इसकी परिभाषा क्या हो सकती है कि किसी निश्चित समय में किसी परिपथ के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह बनाए रखने के लिए, ठीक है, प्रतिरोध क्या करेगा, धारा का प्रवाह कम करेगा। और हमें वापस देखिए यहाँ पर भी आई धारा आ रही है, प्रतिरोध के अंदर से होकर गुजरने के बाद भी आई धारा रह रही है, धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैटरी इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के वेग के मान में कमी होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन वापस वो वेग प्राप्त कर लेते हैं, और वापस वही वेग प्राप्त करने के कारण धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो क्या होता है, किसी निश्चित समय में किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह बनाए रखने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य, अर्थात परिपथ को दी गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो परिपथ को जो ऊर्जा दे रही है बैटरी, वो ऊर्जा हमारी क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि देखिए, आपको पता है, जैसे मान लिया कि इस बैटरी की बात करते हैं, ठीक है, माना कि इस बैटरी का विभव है, वो कितना है, V विभव की बैटरी है, और R प्रतिरोध है परिपथ के अंदर, R प्रतिरोध लगा हुआ है। T समय तक R प्रतिरोध के तार में I धारा प्रवाहित करती है। बैटरी क्या कर रही है, I धारा प्रवाहित कर रही है T समय तक। कितने समय तक, T समय तक R प्रतिरोध के तार के अंदर I धारा प्रवाहित करने के लिए उसका कार्य कितना होगा, बैटरी को जो कार्य, देखिए ऊर्जा और कार्य क्या है, एक ही तो चीज है। आप विद्युत ऊर्जा पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले विद्युत कार्य पढ़ना होगा, और कार्य पढ़ते थे हम, कहाँ पढ़ते थे, विभव के बारे में पढ़ते थे। जब हमने विभव वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें कार्य पढ़ा था कि देखिए अनंत बिंदु से किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है
वही तो हमारा विभव कहलाता है। अनंत से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित किसी बिंदु तक किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। और उस कार्य करने के लिए हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही तो हमारी ऊर्जा कहलाती है, विभव ऊर्जा कह सकते हैं उसे, विभव ऊर्जा कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है यही तो उस इलेक्ट्रॉन को दी जा रही है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन गति कर पा रहा है और धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को दी जा रही है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी यही तो है विद्युत ऊर्जा, यही तो विद्युत ऊर्जा कहलाएगी। तो हमने थर्ड चैप्टर के अंदर एक सूत्र पढ़ा था, V बराबर W बट्टा Q। विभव बराबर होता है W कार्य बट्टा Q आवेश के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए हमें निकालना क्या है? विद्युत ऊर्जा निकालनी है। तो सबसे पहले हम कार्य निकाल देते हैं और कार्य ही ऊर्जा के बराबर है, तो उससे विद्युत ऊर्जा भी हम आसानी से निकाल लेंगे। देखिए तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा V गुणा Q। W बराबर हो गया हमारा V गुणा Q। ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ओम के नियम से, ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर W बराबर V गुणा Q है, तो सबसे पहले V और Q का मान निकाल देते हैं। तो V का मान कहां से निकालेंगे? हम ओम के नियम से निकालेंगे। V बराबर क्या होता है? IR। तो आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, IR आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा I बराबर होती है Q बट्टा T। तो यहां से हम Q का मान निकालेंगे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I गुणा T आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 3 आ गया। दो हमारे पास में समीकरण आ गए, एक तो ओम के नियम से आ गया V बराबर IR, और एक हमारा आ गया विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? Q बटा T। तो इससे Q बराबर क्या हो जाएगा? IT आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है? समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 और 3 का मान समीकरण 1 के अंदर रखते हैं, तो W बराबर क्या आ जाएगा? V की जगह लिख लेंगे हम IR। तो V की जगह क्या लिख लिया हमने? IR कोष्टक के अंदर। ठीक है, और साथ में Q है तो Q की जगह क्या लिख लेंगे? IT। तो Q की जगह क्या लिख लिया हमने? I स्मॉल t। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? I का गुणा I से करेंगे तो क्या आ जाएगा? I का स्क्वायर और RT। ये हमारा आ गया कार्य। ठीक है, ये आ गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, जिसके कारण धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। और ये जो कार्य है किसके बराबर होगा? हमारे विद्युत ऊर्जा के बराबर होगा, U के बराबर, विद्युत ऊर्जा के बराबर। तो ये हमारा एक सूत्र आ गया, विद्युत ऊर्जा का एक सूत्र आ गया। आप चाहो तो विद्युत ऊर्जा के एक दो और सूत्र भी निकाल सकते हो। ये सूत्र भी आपका सही है, यहां तक भी अपना सही है। अगर आप चाहे तो दो एक कंडीशन और लगा के विद्युत ऊर्जा के और भी सूत्र आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस सूत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। अगर V बराबर क्या आता है? IR होता है ना, V बराबर IR। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं I का मान निकाल दूं, I बराबर V अपॉन R कर दूं, ठीक है, और ये I बराबर V अपॉन R है, इस सूत्र के अंदर अगर अप्लाई कर दें तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे? I की जगह क्या लिखूंगा मैं? V अपॉन R लिख लेता हूँ। तो मैंने लिख लिया U बराबर क्या आ गया? I की जगह क्या लिखा? V अपॉन R लिख लिया। I का स्क्वायर है तो V स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा में क्या आ जाएगा? RT आ जाएगा। R से R कट गया, पीछे क्या रहेगा? V स्क्वायर अपॉन RT। ये आ गया हमारे, एक और सूत्र आ गया विद्युत ऊर्जा का। एक और सूत्र आप भी निकाल सकते हो, V बराबर IR करके। चाहो तो यहाँ पर देखिए I का मान निकाला था, यहाँ पर अपन क्या करते हैं? R का मान निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R बराबर क्या आ जाएगा? V अपॉन I। V अपॉन I इसके अंदर पुट कर लेते हैं, R की जगह लिख लेंगे, आप V अपॉन I लिख लेंगे। तो U बराबर क्या आएगा? I स्क्वायर, R की जगह क्या आ जाएगा? R की जगह आ जाएगा V अपॉन I गुणा में T। I से I कट गया, पीछे क्या रहेगा हमारे पास में? V VTI या VIT। ठीक है, ये एक और सूत्र आ गया। तो इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा के दो और सूत्र भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये मानो ये सूत्र भी सही है, ये दोनों तीनों ही सूत्र सही है। ठीक है, कोई भी आप सूत्र अप्लाई कर सकते हो। तो कंडीशन है, आप किसी भी कंडीशन में उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको वैल्यू दे रखी है, विद्युत धारा नहीं दे रखी है आपको, हाँ, विभव दे रखा है और प्रतिरोध दे रखा है और समय दे रखा है,
तो अगर आपको पूछ ले कि आप विद्युत ऊर्जा निकालिए, तो विद्युत ऊर्जा निकालने के लिए ये सूत्र हो जाएगा आपका। अगर आपको क्वेश्चन में प्रतिरोध नहीं दे रखा है, विभव दे रखा है, धारा दे रखी है और समय दे रखा है, प्रतिरोध नहीं दे रखा, तो आपको कह दे कि विद्युत धारा निकालिए, तो उसके लिए ये सूत्र हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको विभव नहीं दे रखा है, तो उसके लिए ये सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार से आप सूत्र लगा सकते हो। रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप अलग अलग फॉर्म में चेंज कर सकते हो आसानी से। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, उसी तरह से विद्युत ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल। मात्रक की बात करें एमकेएस पद्धति के अंदर, एमकेएस के अंदर या एसआई पद्धति के कह सकते हैं, एक ही है दोनों। इसके अंदर विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का एसआई पद्धति के अंदर मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है। अब इसके बात करेंगे अपन व्यावसायिक मात्रक की बात करेंगे। व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, कि व्यावसायिक मात्रक कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, एग्जाम में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा आती है जो आपके आसपास में रिलेट करती है, प्रैक्टिकली रिलेट करती है। ठीक है, ये चीजें एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। जो आपके दैनिक जीवन में आप जिन चीजों का उपयोग करते हो ना, वो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। व्यावसायिक मात्रक, व्यावसायिक मात्रक मतलब, ठीक है, आप व्यावसायिक रूप से विद्युत धारा के किस मात्रक का आप उपयोग करते हो। हम ऐसे तो बोलते नहीं है विद्युत धारा को, विद्युत ऊर्जा को इस तरह से बोला जाता, इस तरह से तो नहीं बोला जाता कि हमारे घर के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, जो हमारा बिल आता है वो हमारा जूल के अंदर बिल आता है। हमारा बिल किसके अंदर आता है, यूनिट के अंदर आता है। हमारा जो बिल आता है वो किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो किसके अंदर आता है, यूनिट के अंदर आता है। तो व्यावसायिक मात्रक किसे कहते हैं, हम यूनिट को कहते हैं। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटे के अंदर भी लिख सकते हैं, किलोवाट घंटा भी लिख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं के डब्ल्यू एच, किलोवाट घंटा, या फिर यूनिट। यूनिट का पूरा नाम क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो क्या लिखते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ऐसा में आ सकता है कि विद्युत धारा का व्यावसायिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, तो क्या होगा हमारा, या तो लिखोगे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या फिर किलोवाट घंटा भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है ना, या करके। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब देखो, एक यूनिट किसके बराबर होती है, एक विद्युत यूनिट, एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होती है, एक विद्युत यूनिट बराबर होती है 1 किलो वाट के। एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होगी, 1 किलोवाट के बराबर। तो इससे हम एक विद्युत यूनिट का मान निकाल सकते हैं, जूल के अंदर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 × किलोवाट है, तो किलोवाट मतलब क्या हो गया, 1000। किलो का मतलब क्या हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, वाट, तो 1000 वाट आ गया। गुणा, पीछे क्या है, घंटा दे रखा है, किलोवाट और घंटा, तो घंटे को आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना होगा। ठीक है, जूल बराबर क्या होता है, वाट इंटू सेकेंड। जूल बराबर क्या होता है, वाट इंटू सेकेंड। तो हमें किलोवाट, घंटे को किसमें चेंज करना होगा, सेकंड के अंदर चेंज करना होगा। तो 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। 60 × 60 मतलब 3600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, तो 1000 वाट 3600 सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो अगर चाहे तो। जैसे यहाँ पर देखिए 10 की, इसको अगर लिखे तो 10 की घात 3 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गुणा में, वाट में साइड में ले लूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3600 है, तो 3600 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3.6 × 10 की घात 3। 3.6 × 10 की घात 3 भी लिखा जा सकता है। 10 की घात 3 मतलब क्या हो जाएगा, 1000। 3.6 का अगर 1000 से गुणा करोगे तो 3600 आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन क्या क्या आ जाएगा, वाट इंटू सेकंड। ठीक है, वाट इंटू सेकंड। अब देखिए 10 की घात 3 और 10 की घात 3 कितना हो जाएगा, 3.6 यहीं पे लिख लिया। 10 की घात 3 और 10 की घात 3 कितना हो जाएगा, अंश समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 3 और 3 6 हो जाएगा। वाट इंटू सेकंड कितना हो जाएगा, जूल के बराबर हो जाएगा। तो हमारा एक विद्युत यूनिट,
एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होती है? एक विद्युत यूनिट 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर होती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होती है, तो आप चाहे तो आप इस तरह से निकाल भी सकते हो। एक यूनिट किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट के बराबर होती है। 1 किलोवाट की सहायता से भी आप जूल का मान निकाल सकते हो। या फिर एक विद्युत यूनिट ये किसके बराबर आ गई थी? 36.10 की घात 6 जूल के बराबर आ गई थी। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, विद्युत ऊर्जा के अंदर से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार से पूछेगा, या तो आपको ये पूछ लेगा कि यूनिट की फुल फॉर्म पूछ लेगा, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये भी पूछ सकता है, या व्यावसायिक मात्रक आपको पूछ सकता है, या फिर ये कह सकता है कि एक विद्युत यूनिट है ये किसके बराबर होती है? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर। यूनिट को जूल के अंदर चेंज करो, ये भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, कल इससे आगे अध्ययन करेंगे।